तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। पहले हमने फाइंड किया है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं। टॉपिक नेम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम से मैंने यहाँ पे एक अलग से पेपर रखा है ताकि क्योंकि हमारे पास ये जो डायग्राम है हम इसको बार बार नहीं बनाएंगे, हम इसी डायग्राम से जो है ना वो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस डायग्राम को मज़ीद जो है वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ। तो स्टूडेंट्स जब आपको एक बात याद होगी कि जब हम चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था, टॉपिक जो था हमारे पास वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास एक बॉडी है, सपोज ये आपके पास एक बॉडी है और सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी को उसके सर्कल में घुमाती है, द फोर्स विच नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, या सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर ये जो धागा है ये ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से ये धागा टूट जाए तो ये जो बॉडी है ये बाहर की तरफ स्किप कर जाती है ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हमने वी कहा था, राइट जी। अगर एक बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ से वो स्किप करती है तो उसकी वेलोसिटी को हमने v2 कहा था, राइट जी। अब इन दोनों वेलोसिटीज़ के जो वेक्टर थे तो इन दोनों को वेक्टर फॉर्म से हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा था कि ऐसी वेलोसिटी जो टूवर्ड्स द टेंजेंट होती है या ड्यू टू टेंजेंट होती है, जो लीनियर वेलोसिटी, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो इस वेलोसिटी के इन वेक्टर्स की वजह से हमने जो है इसकी डेरिवेशन की थी। तो सेम इसी तरह से ये चीज़ मैंने समझाई है। यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास एक पॉइंट P है तो इसकी अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूँ तो टूवर्ड्स द टेंजेंट इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो हमारे पास ये जो वेक्टर ये आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है ना ये हमारे पास ये आ रही है। तो ये मेरे पास एक ये ट्राइंगल एक बन गई, राइट जी। अब इस ट्राइंगल में देखें ये मेरे पास ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है बिजार। तो ये हमारे पास एक एंगल ये बना थीटा और एक एंगल थीटा हमारे पास ये बना, तो ये 90 था, ठीक है ना। ये हमारे पास टोटल एंगल 90 था, क्लियर है। अब अगर मैं इतने की बात करता हूँ तो ये वाला जो मेरे पास एंगल था, अगर मैं सिर्फ इतने की बात करता हूँ, ठीक है ना, ये वाला इतने में से मैं निकाल देता हूँ तो मेरे पास थीटा आता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ इसको आप 5 भी कह सकते हैं, 90 माइनस 5, क्योंकि दोनों थीटा इक्वल हो जाएंगे। इसको ना मैं ज़रा थोड़ा सा बाहर करके लिखता हूँ। देखें, दोबारा देखें कि आपके पास ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, 45 इधर है, 45 इधर है। तो ये जो ऊपर वाला है 45, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, यानी कि 90 में से कुछ माइनस करें तो वो एंगल बनता है, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट जो हैं उनको मैंने स्टडी किया है। तो ये पार्टिकल P जो है वो P पॉइंट से, ये जो P पार्टिकल है ये जो मूव कर रहा है उन सर्कुलर पाथ, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे VP होगी। बात की समझ आई है। अब देखें इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका ये प्रोजेक्शन है हमारे पास ये वाला, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं, ये पॉइंट D पॉइंट था और N और D पे इसका जो प्रोजेक्शन है वो V है, राइट जी। दोबारा देखें, जैसे हमने स्टूडेंट्स इसका ये जो था इसका प्रोजेक्शन हमने देखा था, हमारे पास एक ये बना था और एक ये बना था, ठीक है ना। अब इसके भी दो प्रोजेक्शन बन रहे हैं, एक ये परपेंडिकुलर बन रहा है और ये एक बेस बन रहा है, ठीक है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमने एक प्रीवियस डायग्राम पढ़ी थी कि हमारे पास अगर ये इसकी जगह पे वेलोसिटी v होती तो ये उसका x कंपोनेंट होता vx और ये उसका y कंपोनेंट होता vy। तो सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी के जो कंपोनेंट आ गए वो ये हमने कंपोनेंट, ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं।
तो हम लिखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी जो हमने ली है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो वी पी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी था ये वाला, इस पे जो लीनियर वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या थी, वो वी पी थी। एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम पे वो हमारे पास क्या थी, वी पी, राइट जी। तो आपको मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि हमने चैप्टर नंबर 5 एफएससी पार्ट 1 में डे स्टूडेंट्स हमने 2 प्रूफ पढ़े थे। वो प्रूफ ये थे, यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। एक था V इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक था E इज इक्वल टू आर एल्फा, ठीक है। ये प्रूफ जो थे कब एप्लीकेबल थे, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। देन द रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन विद लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों का रिलेशन था, ये लीनियर वेलोसिटी थी और ये लीनियर एक्सेलरेशन था, और इसका रिलेशन था एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो इस चीज़ को ये कब एप्लीकेबल है, जब कोई भी बॉडी आपकी सर्कल में मूव करती है तो उस वक्त ये जो प्रूफ है हमारे पास ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ V इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक पे ना ये बड़ा शॉर्ट फॉर्म में होगा तो मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पी पॉइंट पे वो वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमने आर को एक्स नॉट कहा हुआ है, आर को एक्स नॉट कहा हुआ है, तो हमारी ये इक्वेशन है ये चेंज होकर हो जाएगी हमारे पास वी पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, राइट जी। अब इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि हमारे पास इस प्रोजेक्शन की वजह से हमने इसका साइन थीटा फाइंड किया था। तो सेम एज इट इज़ ये जो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी के जो वेक्टर्स हैं उनसे जो हमने डायग्राम बनाई है उनसे हम जो है वो साइन थीटा को फाइंड करके फिर आगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको मैं 2 बातें बताता चलूँ। एक बात ये है कि ये जो पॉइंट P मूव कर रहा है ना, इस P के मूव करने की वजह से हमारे पास एक डिस्टेंस आ रहा है। वो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो बॉडी थी इसके ऊपर नीचे मूव करने की वजह से डिस्टेंस हमारे पास x आ रहा था, और यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी हमारे पास x था। तो इसका मतलब ये है, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास द मोशन ऑफ n ऑन डायमीटर DE इज ड्यू टू द मोशन ऑफ P ऑन द सर्कल, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास ये जो यानी कि DE पे जो मोशन है किसी भी बॉडी की वो इस मोशन की वजह से है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, राइट जी। तो ड्यू टू दिस डायग्राम द एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखें ये हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास एन डी ओवर हाइपोटेनियस है PD या पी डी। आप इसकी वैल्यू इसमें लिख दें तो ND हमारे पास है V के इक्वल है। आप यहाँ साइड पे लिख भी सकते हैं कि जो ND है इक्वल टू V और PD इज इक्वल टू VP। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा V ओवर VP, राइट जी। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से V को अगर फाइंड करें तो V आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो VP साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको आप जो है ना वो बॉक्सिंग कर लें इसकी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ज़रूर देखिएगा कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू DE, यानी कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है, क्योंकि बॉडी जो है ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है D और E के रेंज में, अराउंड D और E इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ऑसिलेशंस कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू DE, द component of velocity
पैरेलल टू डी ई, राइट जी। अब वो कंपोनेंट कौन से हैं? वो कंपोनेंट अभी अभी हमने देखे हैं, V इज इक्वल टू वी पी साइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ, वो देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे देखें ज़रा, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक वेक्टर लाइक आ रहा है ये वाला इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होता है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब देखें ये जो वेक्टर है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। फाई भी थीटा को, फाई भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम एंगल को अल्फा बीटा गैमा से भी और फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाई से किया है, तो इसका मतलब है ये क्या बता रही है? ये बता रहा है कि 90 में से कुछ माइनस करें, तो जब 90 में से कुछ माइनस करें तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो वो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेम एज इट इज़ यहाँ डायग्राम में देखें हमारे पास ये एक, देखें ना, ये मेरे पास ये जो मेरे पास हैंड आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अगर इसको मैं यहाँ पर ही रखते हुए थोड़ा सा इस साइड पर रोटेट कर दूँ या ऐसे रोटेट कर दूं, तो देखें ये मेरे पास एक 90 का एंगल, ये 90 का एंगल था, पहले ऐसे था, इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ये एक 90 का एंगल मेरे पास है। अब इसको मैंने सेंटर से दो हिस्सों में काट दिया, हाफ ऊपर चला गया, हाफ नीचे आ गया। तो जो ऊपर वाला था उसको मैंने लिखा था कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव, यानी कि 90 में से कुछ माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो हमारे पास एंगल थीटा आ रहा है, इस थीटा को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस फाइव, राइट जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो, अगर आप बुक को कंसल्ट करें ना, तो बुक ने यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्योंकि डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना जो है ना वो ज़रूरी समझते हैं, तो हम इसकी डेरिवेशन मुकम्मल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो है इसको सॉल्व करें पहले इसको, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस फाइव। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले को देखते हुए हम ये वाला जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। साइन अल्फ़ा, आप 90 को अल्फ़ा कह लें और फाई जो है इसको आप बीटा कह लें, तो आएगा आपके पास साइन 90 डिग्री, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस फाई आएगा माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हम प्लस लेते, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस ले रहे हैं, तो माइनस कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा 90 डिग्री है और साइन बीटा, और बीटा हमारे पास फाई है, राइट जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमारे पास साइन 90 होता है 1, तो कॉस फाई एज इट इज़ आ गया, माइनस कॉस 90 0 और ये साइन फाई। अब स्टूडेंट देखें ये 0 साइन फाई से मल्टीप्लाई होके तो आंसर 0 आएगा, और कॉस फाई 1 से मल्टीप्लाई होके तो कॉस फाई आंसर आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे कॉस ऑफ फाई, राइट जी। किसका आंसर आया? साइन 90 माइनस फाई का। साइन 90 माइनस फाई का जो आंसर आया वो हमारे पास क्या है? कॉस फाई, राइट जी। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो कॉस फाई है इसको हम यहाँ पे अपनी वैल्यू में पुट करते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे इसकी वैल्यू को पुट करके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू वी पी कॉस फाई, ठीक है। अब ये जो फाई है मैंने कहा था इसको एंगल से डिनोट करते हैं, थीटा से कर लें, फाई से कर लें, अल्फा से कर लें, बीटा से कर लें, गैमा से, किसी एक से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको फाई से डिनोट किया है। अब आप इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो v इज इक्वल टू वी पी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक था हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तब आ सकती है जब हमारे पास कॉस की वैल्यू हो, ठीक है ना। कॉस की क्या हो?
वैल्यू हो तो काज की वैल्यू फाइंड करने से पहले एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक होता है फेज एंगल, एक ऐसा एंगल जो किसी भी बॉडी की जो स्टेट है उसके बारे में बताता है। जब वो बॉडी जो है वो एक सर्कल कंप्लीट करती है, जब वो मूव कर रही होती है इन द सर्कुलर पाथ, जब वो राउंड ट्रिप मुकम्मल कर रही होती है, तो उस दौरान उसकी जो स्टेट होती है उसको एक एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम फेज एंगल कहते हैं। फेज एंगल एक ऐसे एंगल को भी कहा जाता है जो टाइम के लिहाज से हमें डायरेक्शन जो है वो किसी भी बॉडी की बताता है। तो हम उसको थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लेते हैं। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस भी किया था, राइट जी। तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके ना ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी पी कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट जी। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ना ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट जी। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रीवियस जो डायग्राम है उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ कि हमारे पास जो डायग्राम थी वो क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल OPN, आप यहां लिख लें इन ट्राइंगल OPN, अगर आप OPN में देखें तो आपके पास cos थीटा निकालना था हमने, cos थीटा। तो देख cos थीटा होता क्या है, बेसिकली cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, वो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो देयर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये बेस है, क्योंकि ये एंगल आपके पास अगर आपके पास एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, और ये आपके पास बेस है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस बेस है NP ओवर OP, राइट जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें, ये जो OP है ना इसकी तो वैल्यू का हमें पता है x0 है, ठीक है ना। इसको हमने पीछे डिटेल में डिस्कस भी किया कि रेडियस की इक्वल है। अब यहाँ पे NP की वैल्यू का हमें नहीं पता, यहाँ पे NP की वैल्यू, ये एंगल की वैल्यू है, ठीक है ना, ये NP की वैल्यू नहीं है, हमें NP की वैल्यू का नहीं पता। जैसे ON की वैल्यू x है, OP की वैल्यू x0 है, और PD की वैल्यू VP ली हुई है, ND की वैल्यू हमने V ली हुई है, लेकिन हमें NP की वैल्यू का नहीं पता। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने NP की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले कंप्लीट करें। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप देखें हमारे पास इसकी वैल्यू देखें तो NP की वैल्यू आपके पास नहीं है, और OP जो है ये आपके पास हाइपोटेनियस है, तो इसकी वैल्यू का तो आपको पता है x0 है, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं OP, चूँकि OP हमारे पास इक्वल है x0 के, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। अब देखें आपने NP की वैल्यू पुट करके ना इस इक्वेशन में लगानी है। इसको मैं जो है ना वो बॉक्सिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता चले इसमें वैल्यू वो पुट करनी है, राइट जी। अब हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास NP की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम जो रूल है, जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे, जिसे पैथागोरियन थ्योरम कहा जाता है। बाय अप्लाइंग पैथागोरियस थ्योरम, राइट जी, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ NP, राइट जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे NP की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता ही है, वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस आपके पास है NP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ON स्क्वायर। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं। OP का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है जी, x0 के, तो x0 का स्क्वायर। NP आपके पास किसी के भी इक्वल नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस ON आपके पास x है तो x का स्क्वायर, राइट जी। यहाँ से आप एलिमिनेट कर लें NP को, तो NP का स्क्वायर इक्वल टू x0 स्क्वायर। ये इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो माइनस होगा x स्क्वायर, राइट जी। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि हमारे पास NP चाहिए, हमें NP का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, आप बोथ साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एन पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, राइट जी। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यू आ गई एन पी की। अब पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस एन पी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, एन पी की जगह वैल्यू पुट की तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर था ये वाला, माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ओवर एक्स नॉट, राइट जी, ये एक्स नॉट आ गया, राइट जी। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब बेटा जी यहाँ पे क्या करें, आप देखें, आप ये जो इक्वेशन थी ना आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है। अब लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे करने से फिर आपको ये डायग्राम अगर समझ नहीं पड़ी तो फिर मसला होगा। तो आप देखें यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन 1, देन करें जी पुट इसको, तो v इज इक्वल टू वी पी, v इज इक्वल टू वी पी अंडर रूट कॉस थीटा की वैल्यू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, राइट जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये जो वी पी है ना, शुरू में हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था, कहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये आपको मैं पेज पीछे से दिखाता हूँ। तो हमारे पास हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया था यहाँ पे, देखें हमारे पास ये था वी पी, राइट जी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी पी इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, राइट जी। अब डे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिएगा कि ये वाला अंडर रूट ना एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर है, एक्स नॉट के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो डे स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा एक्स नॉट को मैंने एक्स नॉट से कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट जी। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ, this is a value of instantaneous velocity, राइट जी। अब स्टूडेंट्स हम बात कर